guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है RBI इन्फ्लेशन टारगेट। तो शुरू करते हैं। यहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आज की कोटेशन है योर वैल्यू डजंट डिक्रीज। आपकी वैल्यू कभी डिक्रीज नहीं होगी बेस्ड ऑन समवंस इनएबिलिटी। किसी और की इनएबिलिटी के कारण कि वो आपकी वैल्यू को, आपकी वर्थ को समझ नहीं पा रहा है। सो अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखें, दूसरों की बातों पे कम ध्यान दें। हमारे आज के वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। आरबीआई ने अडॉप्ट की थी फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट। कौन से ईयर में की थी? इन्फ्लेशन टारगेट आरबीआई का क्या है? आरबीआई ने एक्सटेंड कब तक किया है? और ऐसे सेंट्रल कमोडिटी एक्ट है वो कब का है? इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है कौन से ईयर तक, और थर्ड कब तक बन जाएगा, ये अभी आपको बताना है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है इन्फ्लेशन कंसर्न है पॉलिसी मेकर्स के लिए, लेकिन रीअश्योरिंग है कंज्यूमर्स एंड सेवर्स के लिए। हमें इसके ऊपर कमेंट करना है। तो हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेज करता है मॉनेटरी पॉलिसी को, और उसने अडॉप्ट की थी फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट 2016 में, जो कि है 4+-2। आरबीआई का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इंश्योर करना मार्केट में स्टेबिलिटी, जो हमारी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अडॉप्शन के लिए उसने अमेंडमेंट किया था आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में। अब हमें जानना होगा कि ये न्यूज़ में क्यों है। बिकॉज आरबीआई की ने आरसीएफ रिपोर्ट, आरसीएफ की फुल फॉर्म बताइए। आरसीएफ रिपोर्ट की 2021 की रिपोर्ट के अंदर बोला है कि करंट जो इन्फ्लेशन टारगेट है 4+-2 वो अप्रोप्रिएट है अगले 5 साल के लिए, तो 2026 तक। आप देख सकते हैं ये इन्फ्लेशन किस किस टाइप के होते हैं। डिमांड पुल कोर इन्फ्लेशन, जहाँ इन्फ्लेशन रेट एक्सक्लूड होती है टेम्परेरी फैक्टर से। हाइपर इन्फ्लेशन, जहाँ पूरे साल में इन्फ्लेशन जो है वो 1000% तक बढ़ जाए। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, इसमें क्या होता है राइजिंग प्राइस, इसके अंदर राइजिंग हो जाती है प्राइस जो इंपोर्ट्स का होता है, जैसे कि डिवैल्यूएशन हो जाती है मनी की। तो डिवैल्यूएशन क्या होती है? डिवैल्यूएशन होती है जब मनी की जो डॉलर या उसके दूसरी करेंसी के मुकाबले कमज़ोर हो जाती है हमारी, वो डिवैल्यूएशन होती है। वेज इन्फ्लेशन, इसके अंदर वेजेस बढ़ जाते हैं। और कॉस्टफुल इन्फ्लेशन, इसके अंदर कॉस्ट बढ़ जाती है, जैसे कि राइजिंग ऑयल प्राइसेस। ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, उसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट्स की भी कॉस्ट बढ़ेगी। इन्फ्लेशन कंसर्न्स हैं पॉलिसी मेकर्स के लिए। कैसे हमें दिखाना होगा? ये इरोड कर देता है वैल्यू किसकी, मनी की और एसेट्स की, क्योंकि हम कम उसी सामान के लिए हमें ज़्यादा मनी पे करनी पड़ेगी। ये डिफरेंट पीपल के ऊपर डिफरेंट तरीके से इम्पैक्ट डालती हैं। नेगेटिवली इम्पैक्ट डालती है हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर। बैलेंस ऑफ पेमेंट इसकी वजह से अनसर्टेनिटी भी आ सकती है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट में कमी आ जाए। तो इसमें क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, प्राइस हाई हो जाएगा, एग्रीगेट जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, स्पेंडिंग भी कम हो जाएगी मनी की, और इंक्रीज हो जाएगी कॉस्ट किसकी, मैन्युफैक्चरर की। फिर हम क्या कह सकते हैं, क्या बता सकते हैं इसके अंदर? इन्फ्लेशन लीड कर सकता है जॉब लॉस के लिए, क्योंकि अगर कॉस्ट बढ़ेगी तो कंपनी क्या कर सकती है, टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकती है सब्स्टिट्यूट के लिए, किसके, लेबर के सब्स्टिट्यूट के लिए। क्योंकि टेक्नोलॉजी में एक बार इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, एक ही बार पैसे लगते हैं, लेकिन लेबर को हर मंथ देने पड़ते हैं। वो इन्फ्लेशन डिस्टॉर्ट कर देती है प्राइस मैकेनिज्म को, बिकॉज मार्केट तभी काम करता है जब प्राइस बढ़ते हैं या कम होते हैं, लेकिन ये प्रॉपर काम नहीं कर पाता है अगर प्राइस एकदम से गिर जाएं या एकदम से बढ़ जाएं। इसके अंदर मनी इल्यूजन भी क्रिएट हो सकती है। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर प्राइस वेजेस बढ़ते दिखाई दें और वर्कर सोचे कि हम ज़्यादा घंटे काम करेंगे, लेकिन इन्फ्लेशन उसकी वैल्यू को कम कर दे, तो वो फूल भी बन सकते हैं इस मामले में। हम कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन को या फिर कंसर्न्स को ऐसे भी दिखा सकते हैं। अनसर्टेनिटी, लेस इन्वेस्टमेंट, डिक्लाइन इन कॉम्पिटिटिवनेस, फॉल इन वैल्यू ऑफ सेविंग्स, मेन्यू कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट, अनसर्टेनिटी आ सकती है मार्केट में और इन्वेस्टमेंट कम हो सकती है। कॉम्पिटिटिवनेस की कमी आ सकती है,
वैल्यू की और सेविंग की कमी हो सकती है, मेन्यू की कॉस्ट बढ़ सकती है, एकदम से बूम भी हो सकता है, बूस्ट भी हो सकती है इकोनॉमिक साइकिल के अंदर, पोटेंशियल फॉल हो सकता है रियल इनकम के अंदर, और कॉस्ट भी रिड्यूस हो सकती है इन्फ्लेशन। रीएश्योरिंग कंज्यूमर्स के लिए रीएश्योरिंग कैसी है, आश्वस्त करने के लिए कैसे है? इन्फ्लेशन रिड्यूस कर देता है परचेजिंग पावर, किसकी? मनी की। तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या नहीं सॉरी आरबीआई करेगा, हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, आरबीआई कंट्रोल कर सकता है और इसको इंश्योर कर सकता है ताकि कंज्यूमर्स को नुकसान ना हो। आरबीआई कंट्रोल कर सकता है इन्फ्लेशन को और स्टेबिलिटी बना के रख सकता है मार्केट के अंदर, जो अट्रैक्ट करता है इन्वेस्टमेंट को और क्रिएट करता है मोर एम्प्लॉयमेंट को, और इससे अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है, और मोटिवेट करता है कंज्यूमर्स को फर्दर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्फ्लेशन कुछ समय के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन हमारी ग्रोथ के लिए वो पूरे टाइम के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। हमारा वे फॉरवर्ड क्या होगा? आरबीआई को कंट्रोल और मॉनिटर करना होगा इन्फ्लेशन रेट को मार्केट के अंदर, और इंश्योर करना होगा कि कंट्रोल हो लिक्विडिटी के ऊपर। आरबीआई को मेंटेन करनी होगी स्टेबिलिटी मार्केट के अंदर, क्योंकि ये डिफरेंट पर्सन के ऊपर डिफरेंटली इम्पैक्ट करता है। हम एग्जांपल ले सकते हैं, अगर गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो ये फ़ायदेमंद हो सकता है सेलर के लिए, लेकिन कंज्यूमर के लिए ये फ़ायदेमंद नहीं होता है क्योंकि उसको ज़्यादा स्पेंड नहीं करनी पड़ेगी। आरबीआई रेगुलेट कर सकता है आरआर को, सीआरआर को, एसएलआर को, सीएएफ को। आप इनकी फुल फॉर्म बताइए। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है 1955 का, इसके तहत आरबीआई जनरल पब्लिक को बेनिफिट पहुंचाने के लिए काम कर सकता है। आरबीआई कमेटी बना सकता है और वो जो डाटा को अच्छे से कलेक्ट करे और उनका एनालिसिस करके पॉलिसीज़ का बनाने और उनको इम्प्लीमेंट करने में हेल्प कर सकती हैं। आरबीआई ऑप्शंस को यूज़ कर सकता है और गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी को। हमारा कंक्लूजन क्या होगा? आरबीआई मेन पॉलिसी मेकर है कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन को, उसे ट्रांसपेरेंसी और मॉनिटरिंग को हैंडल करना होगा, जो हेल्प करे स्टेबिलिटी लाने के लिए, अट्रैक्ट करे इन्वेस्टमेंट को, जनरेट करे एम्प्लॉयमेंट को, इकोनॉमिक ग्रोथ को, डेवलप करे कंट्री की इकोनॉमी को, क्योंकि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है ओईसीडी के अकॉर्डिंग, और फिफ्थ बन जाएगी 2025 तक और थर्ड बन जाएगी 2030 तक। इसके लिए हमें प्राइस स्टेबिलिटी और कंट्रोल करना होगा इन्फ्लेशन को। हम एक और पॉइंट और भी ऐड कर सकते हैं, इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए अग्रसर है, तो उसके लिए भी हमें मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी लानी होगी। क्वेश्चन के आंसर क्या है? आरबीआई ने अडॉप्ट की थी 2016 के अंदर फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग, और इन्फ्लेशन टारगेट क्या रखा गया था? 4+-2, और इसे एक्सटेंड कर दिया है नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। और एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है वो 1955 का है। इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा 2025 तक और थर्ड बनेगा 2030 तक। So this is it for today. Thank you for listening. Don't forget to like, share and subscribe, and also provide your suggestions to improve.